नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज मेरे पास 3 खबरें नहीं है बल्कि एक ही खबर है जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, यानी कि इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। आज से 50 साल कबल यानी कि 1973 में इजिप्शियन और सीरियन फोर्सेस की जानिब से एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया गया था इसराइल के ऊपर, जो कि इसराइल की तारीख का सबसे डेडली अटैक आप समझ सकते हैं, जिसमें अगर टाइमली उर्दन की फौजें भी हमला कर देती और अमेरिका की इमदाद को अमेरिका जो है वो इसराइल की इमदाद को ना आता तो आप समझ लीजिए कि इसराइल शायद इस दुनिया के सफ़ाए हस्ती से मिट जाता उसी दिन। मगर हुआ कुछ इसके बरक्स। वो जो तारीख है वो आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो गूगल कर लें। लेकिन आज 50 बरस के बाद, यानी उस अटैक के 50 बरस के बाद, 50 बरस और 1 दिन के बाद, क्योंकि वो भी यौम किपुर पे हुआ था और ये भी यौम किपुर के 2 दिन के बाद हुआ है, हमास ने इसराइल के ऊपर आज अटैक किया और इसको कहा जा रहा है कि 50 साल तारीख में सबसे बड़ा हमला है ये इसराइल के ऊपर। वाकया कुछ इस तरह से है कि सुबह 6:30 बजे हमास के फाइटर्स इसराइल के अंदर दाखिल होना शुरू हुए और उसी टाइम पर हमास के दावों के मुताबिक 5000 जबकि इसराइली नंबर्स के मुताबिक 2500 रॉकेट जो है वो फायर किए गए। इसराइल के 2 अहम तरीन शहरों को टारगेट किया गया। एक तो तल अवीव जो कि अब से कुछ अर्सा पहले तक ऑफिशियली और अभी भी बहुत सारे ममालिक के नज़दीक ऑफिशियली इसराइल का जो कैपिटल है उसके ऊपर हमला किया गया, और बर्शीबा जो दूसरा शहर है उसके ऊपर हमला किया गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया अल अक्सा फ्लड का, और इसकी वजह जो है वो ये करार दी जा रही है कि पिछले कुछ अरसे से मस्जिद अल अक्सा जो है उसके अंदर यहूदी या इसराइली अफराद जो हैं वो दाखिल होकर, और इसराइली शहरी जो कि यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका ये दावा है कि ये जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई है ये हमारे लिए भी बहुत अहम है। यकीनन अल अक्सा जो है वो इस्लाम आने से पहले से मौजूद है और यहूदियों के नज़दीक भी काबिल एहतराम है, काबिल ताज़ीम है, और मसीहियों के नज़दीक भी और मुसलमानों के नज़दीक भी यकीनन। और हम जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अकीदे, असल इस्लामी अकीदे के मुताबिक वाक़या मिराज के ऊपर, मिराज पर जाने से पहले इसी मस्जिद में तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम की जो है वो की गई है इस्लामी इमामत की नमाज पढ़ाई, ये इस्लामी अकीदा है। तो यहाँ पर अल अक्सा के अंदर यहूदी जो हैं वो पिछले कुछ अरसे से उसके ऊपर चढ़कर और वहाँ पर इबादत कर रहे थे, जो कि मुसलमानों के नज़दीक एक अल अक्सा जो है वो इस एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर वो समझते हैं कि उनका एक्सक्लूसिव राइट है, और ये एक हमेशा से कंट्रोवर्शियल मामला रहा है। तो अब हुआ इस तरह से कि वहाँ पर हमला किया गया, वहाँ पर ये चल रहा था, उसके बाद हमला किया गया, और इसका ऐलान जो है वो मोहम्मद ज़ईफ़ ने किया, जो कि अल कासिम ब्रिगेड हमास का जो मिलिट्री विंग है उसके सरबरा हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमने एक जो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है इसको शुरू कर दिया है, हमने स्ट्राइक कर दिया है पहला, और हम जो है वो अब दुश्मन की पोजीशंस को, एयरपोर्ट्स को, जिनमें एयरपोर्ट शामिल हैं, मिलिट्री फोर्टिफिकेशन शामिल हैं, और 5000 से ज़ायद मिसाइल हमने और शेल जो है वो फायर किए। इसके बाद तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के बाद जब सूरज निकला तो उसके बाद जो है वो पता ये चला कि वहाँ पर मज़ीद लोग जो हैं वो अंदर शामिल हुए, फाइटर्स जो हैं वो मज़ीद इसराइल के अंदर एंटर हुए, और ना सिर्फ ज़मीनी रस्तों से दाखिल हुए, जबकि हमास का तो यही दावा है कि ज़मीनी रस्तों से दाखिल हुए, लेकिन कम से कम एक वीडियो जो है वो इस किस्म की भी आई है, जिसके अलावा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जिसमें फाइटर जो हैं वो पैराशूट के ज़रिए इसराइल की टेरिटरी के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद फोटोग्राफ भी दिखाई गई है। इसके बाद हुआ जनाब ये कि 9:45 पर सुबह, यानी कि अटैक शुरू होने के तकरीबन 5 घंटे 15 मिनट के बाद मज़ीद जो है वो ब्लास्ट जो है वो गाज़ा में हुए, जिसके बाद बताया गया कि मिलिट्री स्पोक्स पर्सन जो इसराइल के हैं उन्होंने कहा कि गाज़ा के अंदर हमने हमले शुरू कर दिए हैं और ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इसके बाद 7 बजे सुबह इसराइल की जो मिलिट्री है उसने 10 बजे ये कहा कि पैलेस्टीनियन फाइटर्स जो हैं वो कम से कम 3 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर घुसे हैं, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है, बल्कि वीडियोस मौजूद हैं कि वहाँ से बहुत सी व्हीकल्स को लेकर और बहुत से फौजियों को मारा भी गया, कत्ल भी किया गया, या वो वहाँ से बेस छोड़कर चले गए। वहाँ से जो इसराइली जो हमास के फाइटर्स थे उन्होंने उनकी व्हीकल्स को कब्जे में लिया और लेकर वो गाज़ा की टेरिटरी के अंदर चले गए, और वहाँ पर उन्होंने उनको परेड किया। इसके अलावा बहुत से कैप्टिव्स भी लिए गए, यानी कि बहुत से कैदी भी बनाए गए हैं लोग, बहुत से लोग।
बैत हनून जो क्रॉस बॉर्डर को क्रॉस किया गया, ये एरेज कहलाता है इसराइल की जानिब से, और ज़कीम बेस है, और इसके अलावा गाज़ा डिवीजन हेडक्वार्टर्स है रेम के अंदर। ये तीनों जगहों के ऊपर हमास ने हमला किया था। हमास की वीडियोस जो हैं वो ये दिखा रही हैं कि किस तरह से वॉल के दूसरी तरफ जो है वो फाइटर्स गए हैं, और उन्होंने बाद में वहाँ से इजरायली मिलिट्री फैसिलिटी जो है उसके अंदर घुसे हैं, उसके ऊपर दीवार के ऊपर से हमला किया है। और फिर जो हमास के डिप्टी चीफ हैं वेस्ट बैंक के अंदर साले अल आरूरी, उन्होंने जो है वो ये कहा कि हमें इस जंग को, उन्होंने फिर ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम सबको इस जंग में शामिल होना होगा, और ख़ास तौर पर जो वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद, वेस्ट बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये गाज़ा से मुख्तलिफ क्या इस तरह से है कि अल-फतह जो है वो वहाँ पर हुक्मरान है, जबकि गाज़ा के अंदर हमास जो है वो हुकूमत करती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है। तो उन्होंने वेस्ट बैंक के लोगों को भी आवाज़ दी कि वो भी उठ खड़े हों। और इसके अलावा जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि वैसे भी बहुत सी व्हीकल्स को लेकर जाया गया वहाँ पर और कैप्टिव की गई। फिर उसके बाद फाइटर्स जो हैं वो सदेरोत के शहर के अंदर भी दाखिल हुए, जो कि बेरी नाम के शहर के एक और कम्युनिटी है बेरी, वहाँ पर भी हमला हुआ। और उसके अलावा ओफकीम एक जो गाज़ा के मशरक में तकरीबन 30 किलोमीटर या 20 मील आप कह लें दूर है, यहाँ पर भी इसराइली मीडिया के मुताबिक हमला हुआ है। और इसमें हमला से मुराद ये नहीं है कि रॉकेट फायर किए गए हैं, बल्कि फाइटर जो है वो दाखिल हुए हैं। इसके अलावा सदर्न इसराइल के अंदर, यानी कि जनूबी इसराइल जो है उसके अंदर भी बहुत से बॉम्ब शेल्टर्स जो हैं वो फेंके गए हैं। और दूसरी तरफ जो इसराइली जो फौजी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हर हाल में आप तक पहुंचेंगे और हम आपको बचाएंगे अपने शहरियों को, वो ये कह रहे हैं। और आज की जो आखिरी इतलात हैं उनके मुताबिक अभी भी हमास के फाइटर्स के साथ इसराइली जो फौजी हैं वो लड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कैजुअल्टीज़ जो हैं अभी तक वो इस तरह से हैं कि इसराइल की जो नेशनल रेस्क्यू सर्विस है, इसका नाम है मेगन डेविड आदम, उन्होंने कहा है कि 100 लोग जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं, और इसके अलावा जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मेडिकल सोर्सेज जो गाज़ा में हैं वो ये कह रहे हैं कि 198 फ़लस्तीनी जो हैं वो भी इसराइल की जो एयर रेड्स हैं उसके अंदर मारे जा चुके हैं। इसराइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि हमास फाइटर्स जो हैं वो घर घर जाकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं और आम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। ये इसराइल का प्रोपेगेंडा भी हो सकते हैं, वी कैन नॉट बी श्योर। इसके अलावा जो है वो इसराइली मीडिया ने ये दावा किया है कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो है इसने बहुत से इसराइली सोल्जर्स को कैप्टिव किया है, और हमास के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ऐसी फुटेज भी मौजूद है जो कि गाज़ा के अंदर लोगों को, कैदियों को दिखाया जा रहा है। और एक वीडियो जो है वो ये भी दिखा रही है कि एक शख्स ने जो है वो कपड़े पहने हुए हैं, बहुत मतलब चप्पल वगैरह पहनी हुई है, और वो हिब्रू राइटिंग के अंदर वॉल में, और फिर वो उसकी तरफ दीवार के अंदर से वो उस दूसरी तरफ जा रहा है। और दूसरी वीडियोस के अंदर दिखाया जा रहा है कि फीमेल कैप्टिव्स भी वहां पर मौजूद है। तो ये तो है सूरत हाल। इसराइल जो है वो अभी तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इसराइल ने अभी तक हमास के अंदर फौजें जो है वो दाखिल होने का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। और हम आपको ये भी बता दें कि टोटल जो नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस है, टोटल जो नंबर ऑफ फ्रंट्स हैं जहां पर हमले हो चुके हैं वो 22 के करीब हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा हमला है। और साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो नेतन्याहू साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो बताएंगे, इनको देखी जाएगी, मैं अब ऐसा कुछ करेंगे कि इनको लग पता जाएगा, इनकी तारीख जो है वो याद रखेगी। इसकी 3 वजूहात जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो कुछ इतलात आ रही हैं हालिया अरसे में जो आई हैं उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी 3 जो मेन वजूहात हैं वो, एक तो मैंने आपको बताया जैसा कि अलक्सा मॉस्क के ऊपर, इसी वजह से इसका नाम अलक्सा फ्लड रखा गया। लेकिन क्या ये पिछले 7-8-10 दिन के अंदर ये वाक़यात हुए हैं और उसके बाद ये हमला हो गया, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए महीनों की प्रिपरेशंस की ज़रूरत है, तो लिहाजा ये तो मुमकिन नहीं है कि ये इतनी जल्दी इसको प्रिपेयर करके ये काम कर लिया गया। दूसरी चीज़ जो इसकी वजह बनी है वो ये है कि वेस्ट बैंक के ऊपर कम्प्लीटली इस वक्त जो है वो सारी इसराइली फोर्सेस जो हैं वो वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा करके उसको इसराइल का हिस्सा बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त कोशा हैं। और वहाँ उसकी वजह से गाज़ा के ऊपर जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी है वो बहुत कम करके, क्योंकि ज़्यादातर जो उनकी फौजी इंस्टॉल्ड हैं, डिप्लॉयड हैं, वो इस वक्त वेस्ट बैंक के ऊपर हैं। इस वजह से गाज़ा के ऊपर उनकी इतनी बड़ी तादाद में फौजें इस वक्त जो है वो तैनात नहीं थी, जिसका फ़ायदा उठाया हमास के फाइटर्स ने। तीसरी चीज़ जो इस वक्त हो रही है वो ये है कि
آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہوگا کہ ابراہیم اکارڈز جو کہ ٹرمپ کے انتظامیہ کے دور میں شروع ہوئے تھے، جس کے تحت اسرائیل کی نے اپنے بہت سے عرب ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات پیدا کر لیے تھے. اس کے بعد سعودی عرب جو ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ ابھی تک سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے تھے، مگر اب سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے 2018 کے بعد پہلا انٹرویو یا 2019 کے بعد پہلا انٹرویو دیا ہے محمد بن سلمان نے ایک امریکی جریدے کو، جس کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید روز بروز بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگلے کچھ عرصے میں سفارتی تعلقات بحالی کی طرف بھی انہوں نے اندیا دیا. ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بحال ہو جائیں گے یا قائم ہو جائیں گے. تو اسرائیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ سعودی عرب کے قریب آ رہا ہے، اور سعودی عرب کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے قریب آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کی جو ریزسٹنس ہے اس کے لیے جو سفارتی اسپیس ہے وہ مزید کم سے کم ہوتی چلی جائے گی. اگر تمام عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے تو ایسی صورت میں فلسطینیوں کی آواز دنیا کے اندر کون اٹھائے گا؟ nobody knows. کیونکہ اگر ایک دفعہ سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے تو ممکن ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی پریشر آئے، جیسا کہ کامران یوسف نے، اور ہم نے بھی یہاں پر کامران یوسف صاحب کے حوالے سے اس کو رپورٹ کیا تھا. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی، اور پاکستان کے علاوہ دیگر خطے کے جو ممالک ہیں وہ بھی، جو the countries that matter، تو اس فلسطینیوں کی آواز کون اٹھائے گا؟ تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی اقدام اٹھانا ہے تو وہ ابھی اٹھانا تھا، تو وہ اٹھا لیا گیا ہے. ایران کی جو بیلٹ ہے، ایران ہو گیا، بحرین ہو گیا، یا شام ہو گیا، یا دیگر جو عراق ہو گیا، یہ تو ویسے بھی اسرائیل کو ابھی تک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اسرائیل کے ساتھ ہاسٹائل ہے. لیبنان ہے وہ ہاسٹائل ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی بھی کچھ فورسز جو ہیں وہ اس میں شامل تھیں. ممکن ہے کہ حزب اللہ اس کے اندر مزید کانفلکٹ کے اندر شامل ہو جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کانفلکٹ مزید بہت بڑا ہو جائے گا. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ پیش آیا ہے. اس کے ابھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت طاقتور ملک ہے، ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانسڈ ہے، ملیٹریلی بہت ایڈوانسڈ ہے، اور دوسری طرف جو اسٹرینتھ ہے، اور یقیناً موساد کا کوئی جو انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی ایک بے جوڑ اس کی ایک جو ہے وہ حیثیت اور اس کی ایک ریپوٹیشن ہے پوری دنیا کے اندر. لیکن دوسری طرف جو فلسطینی مجاہدین ہیں، یا جو بھی آپ ان کو نام رکھنا چاہیں، کچھ لوگ ٹیررسٹ کہیں گے، اور ان کی بھی مطلب بہت زیادہ آف دا مارک نہیں ہے وہ. تو جو فلسطینی جو اس وقت فائٹرز اندر داخل ہوئے ہیں، ان کی جو مین ریلائنس ہے وہ شاید انٹیلیجنس کے اوپر ہے. وہ کہاں سے ان کو پرووائڈ ہو رہی ہوگی؟ غالباً ایران کی انٹیلیجنس سروس ان کو پرووائڈ کر سکتی ہے. یہ الزامات ہیں، صرف میں اس کی کوئی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر جو ہمیں مڈل ایسٹ کے بارے میں جو کچھ دنیا جانتی ہے اس سے تو یہی نظر آتا ہے. تو حماس جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ جب دوسری طرف سے ریٹیلیشن ہوگی تو وہ بہت خوفناک ہوگی. یقیناً اس کی کوئی یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ تسلیم نہیں کیا، تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو حملہ ہے یہ اتنا پاورفل ہوگا کہ اس سے اسرائیل جو ہے وہ ڈھہ جائے گا. حزب اللہ اس کے اندر شامل ہو جائے گی تو شاید اس وار کو پرولونگ کیا جا سکے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو بروکرز ہیں وہ بیچ میں آ جائیں، پیس کو بروکر کروا لیں کسی طریقے سے، اسرائیل کو سمجھا لیا جائے اور اسرائیل کو سمجھ آ جائے کہ ہم اس میں جو حماس ہے اس کو ڈسائفر کرنا بہت مشکل ہوگا لوگوں کو، اور ان کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، جس کی وجہ سے جو سویلین اموات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی. اسرائیل نے کبھی اس چیز کا خیال لحاظ نہیں رکھا، لیکن اگر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ اگر بیچ میں پڑتے ہیں، امریکہ بیچ میں ہوتا ہے، یورپ ہوتا ہے، سعودی عربیہ اور مختلف جو اسلامی ممالک ہیں وہ بیچ میں پڑ کر اس کو رکواتے ہیں، تو کسی صورت کسی نہ کسی طرح شاید یہ ممکن ہے کہ یہ ہو سکے کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنی بڑی ریٹیلیشن، یعنی کہ اتنی پرولونگ ہو جائے وار، جو کہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. تو اس کے نتائج کو پریڈکٹ کرنا فی الحال تقریباً ناممکن ہے، مگر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو جو ہے وہ ایک ہینڈ کی گئی ہے اپرچونٹی کہ وہ پوری دنیا کے اندر حماس کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریں غزہ کو مزید. لیکن ایک چیز جو واضح ہو گئی ہے اس سارے معاملے سے، جس پر میں اپنی اس تقریر کا خاتمہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس وقت اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کی جانب سے کیا گیا ہے، اور جو فلسطینیوں کے اوپر پھر اب ریٹیلیشن آئے گی، ریئیکشن آئے گا، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ چند ممالک اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو وائلنس ہے، جو تشدد ہے، جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اسرائیل غیر قانونی طور پر تمام جو دنیا کے مروجہ قوانین ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر، جب تک وہ فلسطین کے عوام کے اوپر غاصب رہے گا، قابض رہے گا،
اور ان کی حکومت کرنے کا دعوے دار رہے گا، ان پر حکمراں ہونے کا دعوے دار رہے گا، تب تک اس خطے کے اندر امن جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے کوئی ملک، پہلے بھی سعودی عربیہ کون سی ہیلپ کر رہا ہے، یو اے ای کون سی ہیلپ کر رہا ہے فلسطینیوں کی، ترکی کون سی ہیلپ کر رہا ہے فلسطینیوں کی، یا دنیا کا کوئی بھی ملک سوائے 2-4 ایران اور ایران انفلوئنس ممالک کے، مسلمان ممالک کے، کون سا ملک ہے، اور ان کے ساتھ تو بھی اسرائیل کے تعلقات کوئی بہتر نہیں ہو رہے۔ سو یہ تو ایک امپاسبل سی بات ہے کہ اس سے معاملات سیٹل ہوں گے، اس سے معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اس سے معاملات مزید پرتشدد ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاستوں کے اور حکمرانوں کے فیصلوں کو عوام اس وجہ سے تسلیم کر لیں کہ حکمرانوں نے اور ریاستوں نے وہ فیصلے تسلیم کر لیے ہیں یا فیصلے کر لیے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونے والا۔ علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ آداب۔